हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार बचती हुई दिख रही है, क्योंकि कल तक बहुमत परीक्षण की मांग कर रही बीजेपी अब कह रही है कि इसकी जरूरत नहीं है। सवाल है कि रातों रात बीजेपी का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हकीकत यह है कि राजस्थान में बीजेपी का खेल बिगड़ गया है। आज अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने का आरोप लगाया। गहलोत ने दावा किया कि उनके पास इस कथित हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत है, जिसमें पैसों की डील हो रही थी। गहलोत का आरोप है कि जयपुर में 20 करोड़ का सौदा किया गया था और विधायक खरीदे जा रहे थे। अशोक गहलोत ने यह भी कह दिया कि डिप्टी सीएम होते हुए सचिन पायलट खुद ही डील कर रहे थे। किसी मुख्यमंत्री का अपनी ही पार्टी के उप मुख्यमंत्री पर यह अब तक का सबसे संगीन आरोप है। इधर सचिन पायलट की नई मुश्किल है, क्योंकि पायलट समेत कांग्रेस के सभी विधायकों को विधानसभा स्पीकर की तरफ से भेजे गए कारण बताओ नोटिस का परसों तक जवाब देना है। जवाब के आधार पर स्पीकर यह तय करेंगे कि बागी विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस लगातार सचिन पायलट को वापस आने का ऑफर दे रही है, लेकिन पायलट उसे स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। राजस्थान की सियासी उठापटक में आज कौन कौन से रंग दिखे, मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आपको देखना पड़ेगा। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 28 मई 2009 वो तारीख जिस दिन सिर्फ 32 साल की उम्र में सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री बने थे। यह सचिन पायलट की प्रतिभा ही थी कि वो इतनी कम उम्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर राजस्थान के डिप्टी सीएम भी। कांग्रेस नेतृत्व ने श्री सचिन पायलट जी को बहुत युवा उम्र के अंदर ही अनेकों पदों पर प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया। अभी तक तो यही लगता रहा कि सचिन पायलट को उनकी मेहनत और प्रतिभा का इनाम मिल रहा है, लेकिन क्या सचिन पायलट बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए थे? हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। अभी तक बात सिर्फ सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा की थी, लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। साफ कह दिया कि सचिन पायलट खुद हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल थे, बीजेपी से पैसों की डील कर रहे थे और उनके पास इस बात के सबूत हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, हमारे पास प्रूफ है। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा। डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं, नहीं हमारे यहाँ कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? यह सचिन पायलट पर बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि सचिन पायलट के समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है कि एसओजी के नोटिस के बाद सचिन पायलट की गिरफ्तारी की आशंका भी थी, और ऐसे ही कुछ संकेत आज अशोक गहलोत ने भी दिए। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पैसा बढ़ा, लाखों करोड़ रुपए बट रहे हैं। परसों के रोज में डीलिंग की जा रही थी जयपुर के अंदर, 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओजी ने। हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला, गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। तो क्या ये बात सही है कि सचिन पायलट का खेल बिगड़ गया है? क्या सचिन पायलट के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है? क्योंकि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये वो खुद साफ कर चुके हैं। आप क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? बीजेपी में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं इस बात पर। फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि आप बीजेपी के साथ दिख रहे हैं? मैं बीजेपी में जा सकता हूं, ये कहकर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या आप सरकार पर दबाव बना रहे थे मंत्री पदों के लिए?
ये भी गलत प्रोपेगेंडा है। मैं सरकार पर अपने लोगों के लिए मंत्री बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। मैंने अपनी सभी तकलीफों को पार्टी हाईकमान तक पहुंचा दिया है। कांग्रेस अभी तक ये समझ रही थी कि सचिन पायलट आगे बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन सचिन पायलट ने खुद ही इनकार कर दिया तो कांग्रेस की तरफ से उन्हें फिर से घर वापसी का ऑफर दिया जाने लगा। हम हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस विधायक साथियों को कहेंगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने परिवार में वापस आइए, परिवार में बैठिए और परिवार में अपनी बात रखिए। लेकिन अगर सचिन पायलट को घर वापसी करनी ही होती तो वो इतनी बड़ी बगावत क्यों करते? क्योंकि आज के ऑफर में तो सिर्फ वापस आने की बात है, लेकिन कल तक सचिन पायलट के पास कांग्रेस की तरफ से बहुत अच्छा ऑफर था जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सचिन पायलट को मनाने में गांधी परिवार ने आखिर तक कोशिश जारी रखी। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को फोन करके कहा कि अभी मुख्यमंत्री बनाना मुश्किल है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आखिर के 18 महीने तुम्हें ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राहुल गांधी के इस भरोसे के बाद भी सचिन पायलट नहीं माने। सोमवार को सुबह 10 बजे विधायक दल की दूसरी बैठक रखी गई थी और इसी दौरान प्रियंका गांधी भी सचिन पायलट को मनाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए बैठक को देर से शुरू करने के लिए कहा गया। इस बैठक में सचिन पायलट पर कार्रवाई की तैयारी तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन प्रियंका ने फिलहाल रोक दिया था। लेकिन आखिरकार जब सचिन पायलट नहीं माने तो कांग्रेस ने उन्हें डिप्टी सीएम और अध्यक्ष पद से हटा दिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस नेतृत्व ने सारे दरवाजे खोलकर उदार हृदय से कहा, आप वापिस आ जाइए। अगर आपको कांग्रेस से प्यार है तो जिस 5 तारा होटल में आप वहां हैं वहां बाहर जाइए और मीडिया को कहिए कि आपकी कांग्रेस में संपूर्ण निष्ठा है। 4-5 दिन इंतजार करने के बाद एक भारी दिल से कल कार्यवाही की घोषणा हमें करनी पड़ी। अब सवाल है सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य का। ये भी चर्चा है कि वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों के उभरने के लिए हालात मुश्किल हैं और इतिहास भी उनके साथ नहीं है। सचिन पायलट की उम्र 43 साल है। पिछले 43 सालों में कांग्रेस, बीजेपी और जनता दल से टूटकर 87 पार्टियां बनी, लेकिन सिर्फ 25 ही बची रहीं। 62 का नामो निशान मिट गया। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट की प्राथमिकता अपनी और अपने सरकार के 19 विधायकों की सदस्यता बचाने की है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने कांग्रेस की शिकायत पर इन विधायकों को नोटिस भेजा है और उनसे शुक्रवार तक जवाब मांगा है। नोटिस में पूछा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और कांग्रेस विधायकों की 2 बैठकों में शामिल नहीं होने पर उन्हें अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए। राजस्थान में जिन बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नोटिस गए हैं, उन सभी विधायकों के घर पे नोटिस लगाए गए हैं या नोटिस चस्पा किए गए हैं और इसमें 3 दिन के समय का उल्लेख किया गया है कि 3 दिन के अंदर वो अपना पक्ष विधानसभा अध्यक्ष को बता दें। उसके बाद 17 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के सामने समकक्ष ये मामला आएगा, इस पर आखिरी फैसला लेने के लिए। इस नोटिस में कहा गया है कि सदस्यता भी रद्द हो सकती है और जवाब देने का समय 3 दिन का दिया गया है। ऐसे ही नोटिस दूसरे बागी विधायकों को भी दिए गए हैं। बीजेपी ने इसे अब मुद्दा बना लिया है। बीजेपी का आरोप है कि यह गैर कानूनी है। किसी भी सदस्य के किसी तरीके से भी अनुपस्थिति उसके डिस्क्वालिफिकेशन का आधार नहीं बनती, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जिस तरीके से ये नोटिस गया है उसमें स्पीकर की भी और सरकार की मंशा ठीक लगती नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी का सारा प्लान फेल हो गया है और अशोक गहलोत ने फिलहाल अपनी सरकार बचा ली है, क्योंकि कल तक जो बीजेपी बहुमत परीक्षण की मांग कर रही थी वो आज इसकी जरूरत नहीं समझती। मैं सोचता हूं मंत्रिमंडल बढ़ाने का इनका अधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन अब जिस स्थिति में आ गए हैं उसमें ये तय नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। मैं सोचता हूं राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत सिद्ध होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार करे तो जनता के प्रति न्याय होगा। की कोई ऐसी अभी हमारी तरफ से तो कोई आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती। जब आवश्यकता की लगेगा तो पार्टी सामूहिक बैठ के विचार करके करेगी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जब मीडिया के सामने आए तो एक अलग अंदाज में दिखे।
कांग्रेस में नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को लेकर खुलकर उन्होंने बात की। कहा कि नई पीढ़ी की रगड़ाई नहीं हुई है जो होनी चाहिए। रगड़ाई का मतलब यह है कि नई पीढ़ी ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी उनकी पीढ़ी के नेताओं ने की थी। अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष करते पहले गहलोत ने नहीं ऐसा कभी किया। उन्होंने ये भी कहा कि हैंडसम पर्सनालिटी होने से, अच्छी इंग्लिश या हिंदी बोल लेने से कुछ नहीं होता। तो सवाल यह है कि क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साध रहे थे, और क्या गहलोत का निशाना सही जगह पर लगा? क्योंकि गहलोत के बयान के फौरन बाद राहुल गांधी का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जिसे जाना है जाएगा, पार्टी छोड़कर जाने वालों से डरने की जरूरत नहीं। हमारी अगली रिपोर्ट इसी पर। हम तो 30 बार मुख्यमंत्री बन गए, 40 साल से अधिक राजनीति करते हो गए। इस नई पीढ़ी जो आई है, हम उनको प्यार करते हैं। आने वाला कल उनका है। मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इसलिए आज तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए। अशोक गहलोत के बयान देने का अंदाज आज अलग था, लेकिन इस अंदाज ने कांग्रेस के भीतर पुरानी और नई पीढ़ी की लड़ाई को सार्वजनिक कर दिया। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। समझ जाओ आप लोग। नमस्कार। अशोक गहलोत निशाना तो सचिन पायलट पर लगा रहे थे, लेकिन संदेश साफ साफ कांग्रेस की नई पीढ़ी को दे रहे थे। वो नई पीढ़ी जो टूट रही है या वक्त बेवक्त रूठ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। सचिन पायलट नाराज हैं, दोनों पदों से हटाए जा चुके हैं। मिलिंद देवड़ा वक्त बेवक्त कांग्रेस से नाराजगी जाहिर कर देते हैं। जितिन प्रसाद आजकल पार्टी में साइडलाइन माने जाते हैं। ये सभी चेहरे राहुल गांधी की टीम का हिस्सा हैं या थे। वो राहुल जो नाराज होकर कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ चुके हैं। नई पीढ़ी के बाद अब जरा कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी को भी पहचान लीजिए। 73 साल की सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 87 साल के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 79 साल के पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, 71 साल के राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, 70 साल के सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल, 57 साल के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, 73 साल के पूर्व सीएम कमलनाथ, 69 साल के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कमलनाथ और गहलोत को छोड़कर सभी नेता सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं। सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस में फैसले लेने वाली सुप्रीम बॉडी, जहां बुजुर्गों का बोलबाला है। आंकड़ों पर गौर कीजिए। 93 साल के मोतीलाल बोरा अभी तक सदस्य हैं। सीडब्ल्यूसी के 14 नेताओं की उम्र 70 साल से ज्यादा है। देश की औसत उम्र 29 साल है, लेकिन सीडब्ल्यूसी की औसत उम्र 70 साल है। सवाल बुजुर्ग होने का नहीं है, सवाल है कि इनमें से ज्यादातर नेता सक्रिय राजनीति से दूर हैं। सिर्फ 3 नेता लोकसभा सांसद हैं और माना जाता है कि जमीन पर काम करने वाले नेताओं पर अपने फैसले थोपते हैं। दिसंबर 2018 में राजस्थान में जीत के बाद कांग्रेस की कलह को खत्म करने में आलाकमान ने जो फैसला किया, उसमें भी 69 साल के गहलोत जीत गए और 42 साल के पायलट हार गए थे। और नतीजा ये हुआ कि 18 महीने के अंदर ही आज अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बीजेपी के हाथों बिकने का आरोप लगा दिया। आज हमसे अच्छा काम ये कर सकते हैं। हमारा जमाना तो था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। आज तो आईटी आ गया, मोबाइल फोन है, सब मीडिया है। ये हमसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं देश के लिए। देश का फ्यूचर इन पे डिपेंड करता है। ये खुद ही अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? सेवा की जनता की। अशोक गहलोत ने आज खुलेआम मीडिया के सामने पुरानी और नई पीढ़ी के बीच लकीर खींचने की कोशिश की। मैंने एक दिन कहा कि 40 साल जो आज लीडरशिप है देश के अंदर, हम लोगों की 40 साल पहले की, उनकी खूब रगड़ाई हुई थी यूथ कांग्रेस एनएसए में। 40 साल के बाद में हम जिंदा हैं। कोई पीसीसी प्रेसिडेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एआईसीसी महामंत्री और कोई आपका केंद्रीय मंत्री बने। जिंदा 40 साल बाद रहे हम लोग। ये नई पीढ़ी जो आई है,
जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। गवाह है, हमारी जब मीटिंग होती है तो मैं लड़ता हूँ यूथ के लिए, एनएसयू के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। आज आप बताइए, मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इसलिए आज तकलीफ होती है, ये समझ नहीं पा रहे इनको। कांग्रेस में बुजुर्ग चेहरों में एक दिग्विजय सिंह भी हैं। इनकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। अब दिग्विजय सिंह भी सचिन पायलट को याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें क्या क्या दिया। सचिन को 26-27 साल की उम्र में एमपी बना दिया, कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया, राजस्थान का पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। अभी उनकी उम्र ही क्या है, 37-38 साल के हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो। जाहिर है सचिन पायलट ने 5 सालों तक राजस्थान की सियासी जमीन पर खूब मेहनत की, पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई। उसके बदले वो पार्टी से सीएम का पद मांग रहे थे। लेकिन रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह या फिर अशोक गहलोत सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि सचिन पायलट की अभी उम्र ही क्या है। सचिन पायलट 42 साल के हैं। सवाल है कि क्या सीएम बनने के लिए ये उम्र काफी नहीं? तो जवाब है राजीव गांधी, जिन्हें साल 1984 में कांग्रेस ने सिर्फ 40 साल की उम्र में 49 साल के प्रणब मुखर्जी के मुकाबले देश का प्रधानमंत्री चुन लिया था। देश के सामने अखिलेश यादव और उमर अब्दुल्ला का उदाहरण भी है। 2012 में जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी उम्र महज 38 साल थी। 2009 में उमर अब्दुल्ला जब जम्मू कश्मीर के सीएम बने थे तो उनकी उम्र 39 साल थी। सचिन पायलट इसलिए नाराज हैं कि एक तो उन्हें मेहनत का फल नहीं मिला, दूसरा उन पर तंज कसे जा रहे हैं। तो अच्छा इंग्लिश इतनी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सनैलिटी होने सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। तो क्या राजस्थान की गद्दी बचा लेने वाले अशोक गहलोत एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं? हैंडसम पर्सनैलिटी, अंग्रेजी बोलने वाले और सोने की छुरी से खाने वाले कहकर क्या वो सचिन पायलट के साथ साथ राहुल गांधी को भी संदेश दे रहे हैं? राहुल और सचिन पायलट दोनों को राजनीति में 16 साल का अनुभव है। राहुल गांधी 33 साल में सांसद बने और सचिन 26 साल में बन गए। राहुल गांधी 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और सचिन पायलट 2014 में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। तो कांग्रेस के भीतर नई पुरानी पीढ़ी की लड़ाई में पायलट की हार तो हुई, लेकिन बीजेपी भी मायूस हुई है, क्योंकि कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह ऑपरेशन लोटस पूरा करने का मंसूबा राजस्थान में उसका अधूरा रह गया। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं और गहलोत के मुताबिक उनके पास इसका सबूत मौजूद है। इस बात से बीजेपी की फजीहत हुई ही है। अब अपने ही लोग मुसीबत भी खड़ी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान बीजेपी की बॉस यानी वसुंधरा राजे पायलट को बीजेपी में लाने की कोशिशों से खुश नहीं थी और उन्होंने आज इसका इशारा भी दे दिया। अब इन सबके बाद राजस्थान बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद है। इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र अब औंधे मुंह गिर गया है। यह लगभग तय है कि सचिन पायलट कांग्रेस में नहीं लौटेंगे, लेकिन वो सिंधिया की राह अख्तियार नहीं करेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। यानी पायलट बीजेपी में नहीं जाएंगे और इस खबर ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बीजेपी ने आज सुबह 11 बजे जयपुर में बड़ी मीटिंग भी बुला ली थी। पार्टी इंतजार में थी कि पायलट आज क्या ऐलान करेंगे, उसी के बाद अगली रणनीति तैयार होगी, लेकिन सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। पहले 10 बजे आपको पायलट साहब की आज प्रेस होने वाली थी। उस प्रेस में वो क्या बोलने वाले हैं क्या नहीं है उसको देख करके बातचीत करने के लिए हमने अपना समय तय किया था, लेकिन अब वो उनकी कैंसिल हो गई। 2 दिनों से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के मन में लड्डू फूट रहे थे। वो बाहें पसार कर पायलट का स्वागत करने को बेताब थे।
मुझे पूछा गया कि पार्टी के दरवाजे खुले हैं क्या, तो पार्टी के दरवाजे अगर खुले नहीं होते तो इतना बड़ा पार्टी कैसे बनती। लेकिन सचिन का क्या विषय है, वो अभी पार्टी में है, पार्टी का अध्यक्ष है वो, और डिप्टी सीएम है। पार्टी की भूमिका तब शुरू होगी कि इनका पटाक्षेप हो जाए घटनाक्रम का। कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, अपने साथ में जुड़े, हमारा जनाधार बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इतना बड़ा हुआ है, हमारी विचारधारा पे कदम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ में काम करने के लिए आएगा, निश्चित ही हम उसका बाहें पसार करके स्वागत करेंगे। लेकिन राजस्थान के स्पीकर के नोटिस ने सचिन पायलट कैंप में खलबली मचा दी है। विधायकों पर अब पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में विधायकी जाने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि बीजेपी ने अब भी पायलट को अपने पाले में करने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। तभी तो स्पीकर के नोटिस से राजस्थान बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा। ट्विटर पर सचिन के लिए संवेदना जाहिर की जा रही है। बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने लिखा, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सचिन पायलट को स्वाभिमान के संघर्ष की बधाई। कुल मिलाकर बीजेपी का हाल न माया मिली न राम जैसा हो गया है। कहां तो गहलोत सरकार को गिराने की तैयारी थी, अब लाज बचाने के लाले पड़े हैं। जयपुर में बीजेपी ऑफिस में बैठकों का सिलसिला जारी है, लेकिन महारानी वसुंधरा राजे पिक्चर से गायब हैं। बुलाने के बाद भी वसुंधरा पार्टी की मीटिंग के लिए जयपुर नहीं आई। उनके करीबी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। सर की विधानसभा को लेकर के तमाम जो कवायद चल रही है, वसुंधरा जी भी आने वाले थे लेकिन आज की बैठक में नहीं पहुंचे। आज के कारण क्या है, उनकी प्रेस भी आज कैंसिल हो गई पायलट की, जिन विषयों पर, क्योंकि वो किस बारे में चर्चा करके आगे बढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे। सर जरूरत लग रहा है आएंगी वो मैडम? हाँ, निश्चित रूप से मेरी बात हुई, अभी जरूरत होगी तब आएगी। बीजेपी के भीतर भी सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे पार्टी में पायलट के आने के खिलाफ हैं और राजस्थान में बीजेपी का मतलब ही वसुंधरा है। याद कीजिए, विधानसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा के सीएम रहते तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपनी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाए थे। 71 दिनों तक राजस्थान में बीजेपी ने बिना अध्यक्ष के ही काम किया। राजस्थान में अब भी वसुंधरा का खेमा भारी है। बीजेपी के 72 में से 37 विधायक वसुंधरा कैंप के माने जाते हैं। आए ना, कौन मना का, हमारे पास पूरा नंबर है। बीजेपी जब तक पूरा काम उसका हो नहीं जाए, षड्यंत्र पूरा नहीं हो जाए, तब तक बीजेपी अपने पूरे पत्ते खोलने हुए। तो पोल पहले खुल गई, घड़ा फूट गया बीजेपी के षड्यंत्र का, तब बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी वाले सामने, मैं कह रहा हूं, मेरी बात हो रही है कई एमएलए से, बात मारो फोन तो चालू ही रहे ना, थासू ही हुए तो बांसु भी हुए, मेरी सबसे हो रही है। इसलिए ये मान के चलिए, ये षड्यंत्र तो बीजेपी का फेल हो गया। देखिए, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ताकत, पावर। ये पावर आपको दो ही चीजों से मिलता है, या तो आपके पास वोटों की शक्ति है यानी जनाधार, या आपको सही वक्त पर सही चाल चलना आता है यानी रणनीति बनाने में महारत। मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, यहां बीजेपी के पक्ष में संख्या बल भी था और मजबूत रणनीति भी। लेकिन राजस्थान की राजनीति, ये दोनों इस वक्त वहां पर अशोक गहलोत के पास है। रही बात सचिन पायलट की, तो उनका जहाज अधर में है। कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं और बीजेपी के दरवाजे पूरी तरह से खुले नहीं हैं। मास्टर स्ट्रोक, पार्टी को वही भाए जो सत्ता दिलाए। कल हमने आपको कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपियों में से एक शशिकांत पांडे की पत्नी मनु पांडे का एक ऑडियो सुनाया था, जिसमें वो शशिकांत का फोन, सिम कार्ड जैसे सुराग को मिटाने का जिक्र कर रही थी। और आज उसी मनु पांडे का एक और नया ऑडियो सामने आया है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कैसे वो पुलिस से भी एक कदम आगे चल रही थी। वैसे आज राहुल तिवारी भी मीडिया के सामने आया, जो अब तक पूरे प्रकरण में लापता था। राहुल तिवारी वही शख्स है जिसकी शिकायत की जांच करने कानपुर पुलिस विकास दुबे के घर पहुंची थी, और यही शिकायत हत्याकांड की वजह बनी। जब आप ये मोबाइल भी नहीं स्विच ऑफ कर पाते, तो हम स्विच ऑफ कर नहीं पाते, तो हम छुपा के मोबाइल रख दिए। मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। बता तो रहे भैया, इतनी गोली चल रही थी तो मम्मी ने कहा है बउआ भाग जाओ, मम्मी ने उनको भगा दिया।
विकास दुबे की आवाज कौन नहीं जानता है। हमें पता था कि विकास दुबे नहीं मारा है। अब चेहरा एक, लेकिन कहानियां अनेक। सूरत जितनी भोली, बातें उतनी ही उलझाने वाली, और पर्दे के पीछे से काम उतना ही शातिराना। मनु पांडे नाम की यह महिला शशिकांत पांडे की पत्नी है, जो पुलिस वालों की हत्या में शामिल था और जिसे कल गिरफ्तार किया गया। हत्याकांड में मनु पांडे की कोई भूमिका अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वजह है एक के बाद एक सामने आ रहे उनके ऑडियो क्लिप्स। हेलो, हाँ दी, ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कल्लू पकड़ गया है। मनु जानती थी कि आज नहीं तो कल पुलिस उसके पूरे खानदान तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो पुलिस से बचने के लिए फिल्मी स्टाइल में पूरी तैयारी करके बैठी थी। ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कल्लू पकड़ गया है। अच्छा, ठीक है, जिसके बावजूद तुम कर सकते हो सबके मोबाइल। और देखो, अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना, तो हम जानेंगे पुलिस से। ठीक है। मनु के पति शशिकांत ने पुलिस वालों पर गोली चलाई थी, ये बात वो जानती थी, लेकिन जितनी बार वो मीडिया के सामने आई, रोते गाते पति को बेगुनाह बताती रही और कहती रही कि हत्या वाली रात डर के मारे उसके पति भाग गए। 12 साढ़े 12 पे जब गोलियां चलने लगी, 12 साढ़े 12 में हम काफी अच्छी नींद में थे। वो तो हम लोग एकदम भड़बड़ा के उठे, ये गए मम्मी के पास, हम भी पीछे से दौड़ के गए। तो हमने बोला मम्मी बस यही, मम्मी को देख रहे हैं। मम्मी कह हाय बउआ भाग जाओ, हाय बउआ भाग जाओ। मम्मी इसे करें, ये ले मतलब लोवर और टी शर्ट मेरे हस्बैंड पहने। लेकिन अब नए ऑडियो क्लिप से साफ है कि मनु पांडे को न सिर्फ अपने पति की लोकेशन पता थी, बल्कि वो हत्याकांड के बाद फरार दूसरे लोगों का लोकेशन भी जानती थी। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है, ठीक है। फिर से सुनिए, मनु ये साफ साफ कबूल कर रही है कि वो सब जानती है। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है। मनु को पता था कि फोन नंबर के जरिए पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और आरोपियों का पता चल जाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर जांच टीम को सिर्फ एक ही नंबर बताया, और ये बात नए ऑडियो से साफ है। अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, से भी कर दो, जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम कर देगा, करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं पागल, हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक 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 ठीक। और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो, याद कर लो मन में, लेकिन डिलीट कर दो। ठीक है। और मेरी बात सुनो। हाँ। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है। ठीक है, हमको पता है। ठीक है। ठीक है बाबू, सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए। ठीक है, चलो हम बाय 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 बाय। मनु पांडे कह रही है कि सिम तोड़कर वो चबा गई है। ये सारी बातें उस हालात में हो रही हैं जब पुलिस की तहकीकात जारी है। फिर से सुनिए। बाबू, सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए। ठीक है, चलो हम बाय बाय बाय। कोई आम व्यक्ति अपने आंगन में 3 पुलिस वालों की हत्या देख ले तो शायद महीनों तक सदमे में रहे, लेकिन हत्या की चश्मदीद मनु पांडे पुलिस से भी एक कदम आगे निकली। ये बात कल सामने आए ऑडियो क्लिप से साफ हो गई थी, जिसमें हत्या वाली रात वो अपनी भाभी से बात कर रही थी। हेलो 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 भाभी। हाँ, ये कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे, और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया, माँ भी वो पुलिस वाले, विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। तो फोन नंबर डिलीट कर दो करके। भाभी भैया, हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ, नंबर डिलीट कर दो, नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो पता हम तो अंदर से बता, फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया? तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा पर सब लोग भाग गए हैं।
तो को तो आया ही नहीं वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहाँ से तो पता ही चल जाएगा। मनु का कोई भी झूठ काम नहीं आया और पुलिस ने कल उसके पति शशिकांत को गिरफ्तार कर लिया। अब खुद शशिकांत की जुबानी कबूलनामा सुनिए। गोली जबरदस्ती केवल विकास दुबे के जरिए चलवाई गई। जी जी हाँ। रुक जाइए करने दीजिए। हाँ जी बोलिए इसमें जी इसमें अमर दुबे हाँ। और प्रभात जी मिश्रा और विकास दुबे जी और बउआ जी और अतुल दुबे जी और मेरे पापा जी जो शामिल थे, जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए जी। और हम लोगों को दबाव बना करके ये कहा गया कि अगर तुम गोली नहीं चलाओ तो तुम्हें मार डालें। गोली तुम लोग छत से चला रहे थे? जी सच यही है। शशिकांत और उसके पिता प्रेम प्रकाश पांडे विकास दुबे के लिए काम करते थे और हत्या वाली रात गोलियां भी चलाई। इस बीच आज राहुल तिवारी नाम का वो शख्स भी सामने आया जिसकी शिकायत पर पुलिस की टीम बिकरू गांव में दबिश डालने गई थी। राहुल का आरोप था कि विकास दुबे के साथियों ने 27 जून को उसके साथ मारपीट की। विकास और उसके साथियों के साथ राहुल का जमीनी विवाद था। 1 जुलाई को चौबेपुर थाने का एसओ विनय तिवारी जांच के लिए गया। विनय तिवारी राहुल को लेकर विकास दुबे का घर पहुंचा। यहां से हत्याकांड की बुनियाद पर जैसे हुआ तो लोग विकास दुबे बोले इसको मारो, गाली गलौज की इसको मारो। तो वो लोग बहुत से लोग थे वहाँ पे, हमको मारने लगे। और जब यसो साहब ने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो यसो साहब का मोबाइल भी छीन लिया और गाली गलौज भी की यसो साहब के साथ में। यसो साहब को लगा कि इसको मार देंगे तो यसो साहब ने अपना जनू निकाला और कहा भैया जनू की इज्जत रखो और इसको छोड़ दो। तब फिर गंगा जल दिया यसो साहब को, हमको भी दिया और बोले जो मैं कहूँ वो करो। तो हम लोगों ने हाँ भी कर दी। हमने कहा फंसे हैं तो हाँ करना पड़ेगा और जब हाँ कर दी तो उसके बाद फिर यसो साहब ने विकास दुबे को भी गंगा जल दिया और बोले आप इसे मारोगे नहीं। समझिए, विकास दुबे ने सस्पेंडेड एसओ विनय तिवारी को भी गालियां दी। ऐसे में विनय ने जनेऊ दिखाकर उस वक्त अपनी जान बचाई। राहुल जानता था कि उसकी जान ज्यादा दिन नहीं बचेगी, इसलिए वो बड़े अधिकारियों के पास शिकायत लेकर गया। दबिश डालने पुलिस गई उसी एप्लीकेशन पे और दबिश डालने में इतने 8 पुलिसकर्मी मारे गए। तो हादसा में हम इतना भयभीत हो गए कि हमारे होश भी उड़ गए कि ये हुआ क्या। जब ये 8 पुलिसकर्मियों को मार रहा तो मेरा क्या करेगा ये। तो हम इसीलिए छिपते छिपाते फिरते रहे हैं। हत्याकांड के बाद से राहुल फरार था। आज उसे पूरी सुरक्षा के साथ उसके गांव भेज दिया गया। किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है सब। वैसे मास्टर स्ट्रोक में वो हकीकत आपको बिहार की दिखानी है जिससे करोड़ों लोग प्रभावित है। बिहार 15 से ज्यादा जिले वहां पर बाढ़ की चपेट में है। हालात बहुत बुरे हैं और नेपाल में जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से बिहार में बदतर हो रहे हैं हालात। उफान पर नदियां हैं, जल स्तर बढ़ गया है, बाढ़ ने तांडव मचाकर रखा हुआ है। हमारी अगली रिपोर्ट इसी तांडव पर। पानी से तरबतर ये तस्वीरें बिहार की हैं। आफत की ये बारिश न सिर्फ बिहार वासियों को भिगा रही है बल्कि उन्हें आधा डुबो भी दिया है। अररिया में बकरा नदी के उफान मारते ही निचले इलाकों में बसे गांव पानी से लबालब भर गए। सड़कों ने नदियों का रूप ले लिया। लोगों के कमर तक बाढ़ का पानी आ चुका है और मुसीबत ऐसी कि इसी पानी के बीच से लोग जाने को मजबूर हैं। यह है अररिया का प्रसिद्ध शिव मंदिर। इसे भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। मंदिर परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। दीवारों का कुछ हिस्सा ही पानी में डूबने से बच गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की तबाही दिखी। पानी पूरा घर में, अभी हम लोग बाहर ही में रह रहे हैं। घर को छोड़ना ही पड़ता है, हर साल छोड़ कर जाना पड़ता है।
बहुत क्षति होती है। बाढ़ और बारिश के संकट के बीच भागलपुर का गोविंदपुर गांव टापू बना हुआ है। चारों तरफ कोसी नदी का पानी उफान मार रहा है। नदी के पास की जमीन लगातार धंसती जा रही है। डर ऐसा कि अब गांव वाले खुद ही अपने आशियाने तोड़कर ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। एबीपी न्यूज की टीम एक ऐसे ही परिवार से मिली जो पिछले 100 सालों से इस गांव में रह रहे थे, लेकिन इस बार कोसी नदी का भयानक रूप देखकर वो अपना सामान नाव पर लादकर गांव छोड़ने पर मजबूर है। पूरे घर को ही उजाड़ कर नाव पर लाद दिया गया है। आपने इससे पहले ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी कि एक पूरा का पूरा घर नाव पर बसा हो। यहाँ पर खाने पीने के सामान से लेकर बक्से, बाकस, दूसरी बाल्टियां और घर, जिस पूरा घर था वही पूरे घर को ये देख सकते हैं कि टीन की शेड है, ये घास फूस का छप्पर है, इससे ही उजाड़ कर नाव पर लाद दिया गया है। कब से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ पर तो कम से कम रखिए 100 बरस से ऊपर हो गया। 100 बरस से ऊपर हो गया, पुश्तैनी यहाँ पे चल रहा है। ये लोग कोरोना से भी लड़े और अब घर ढूंढने के लिए एक नई जगह की जद्दोजहद से भी लड़ेंगे। नेपाल में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार के पूर्वी चंपारण में ललबकिया और बागमती नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश की वजह से ललबकिया नदी में ऐसा सैलाब आया कि पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी को जोड़ने वाली सड़क को ही अपने साथ बहा कर ले गई। पानी के सैलाब ने लोगों की ऐसी मुसीबतें बढ़ा दी हैं कि अब लोगों का एक दूसरे से संपर्क ही टूट चुका है, जबकि पानी की तेज धार के बीच ही अपनी जान पर खेलकर लोग रास्ता पार करने को मजबूर हैं। मास्टर स्ट्रोक में अब चीन की घेराबंदी को लेकर खबर आप तक पहुंचानी है। भारत के खिलाफ चीन की चाल जारी है और इस बार ये अटैक ईरान के रास्ते हुआ है। भारत और ईरान की दोस्ती सालों पुरानी है, लेकिन अब इस दोस्ती को चीन की नजर लग गई है। देश से 3000 किलोमीटर दूर चीन की इसी साजिश पर ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। हम चाबहार जहीदान रेल लाइन के विकास को समर्थन देंगे ताकि चाबहार गेटवे की पूरी क्षमता का लाभ उठाया जा सके। लगभग 2.5 साल पहले ये ऐलान दिल्ली में हुआ था, लेकिन इस परियोजना को चीन की नजर लग गई है। ईरान ने अब चाबहार जाहिदान रेल नेटवर्क को अकेले विकसित करने का ऐलान किया है। एक तरफा फैसले की वजह ईरान ने फंडिंग में भारत की तरफ से हो रही देरी को बताया है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि भारत और ईरान की दोस्ती में चीन ने कैसे घुसपैठ की, आप ये समझ लीजिए कि भारत के लिए ये परियोजना क्यों अहम थी। ईरान के चाबहार पोर्ट को भारत पहले ही विकसित करने का काम कर रहा है, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है। चाबहार समुद्र के रास्ते भारत से जुड़ा है। इसके अलावा भारत की योजना चाबहार पोर्ट से ईरान के जाहिदान तक 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने की भी थी। भारत ने अफगानिस्तान में डेलाराम जारांच का रोड इसी कनेक्टिविटी परियोजना के तहत बनाया था। चाबहार पोर्ट जाहिदान के रास्ते अफगानिस्तान के जारांच को जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2016 में हुई तेहरान यात्रा के दौरान भारत और ईरान के बीच जाहिदान रेलवे परियोजना को लेकर समझौता हुआ था। भारत की इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी इरकॉन और ईरानी रेल के बीच करारनामे पर दस्तखत किए गए थे। समझौते के मुताबिक जाहिदान परियोजना के लिए जमीन का इंतजाम करने की जिम्मेदारी ईरानी रेल की थी, जबकि रैक्स और पटरियों की व्यवस्था इरकॉन को करनी थी। योजना को पूरा करने के लिए इरकॉन ने 12,018 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान भी किया था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण निवेश के फंड को ईरान तक पहुंचने में आ रही दिक्कतें भी हैं। ईरान अपने नेशनल डेवलपमेंट फंड से प्रोजेक्ट में 3,004 करोड़ रुपए देगा। मार्च 2022 तक ईरान ने प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट रखा है। भारत को भी अब ईरान को लेकर के एक बहुत ही गंभीरता के साथ कार्य करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ईरान की जो अपनी सुरक्षा है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी जो है,
उससे ईरान जो है पार्टनर्स की तलाश में है। ईरान जो है ऐसा लगता है कि अब चाइना और रशिया के साथ और क्लोजली कोऑपरेट करेगा। हालांकि भारत और ईरान के बीच जाहिदान परियोजना को लेकर हुआ समझौता अब भी बरकरार है, लिहाजा भारतीय रेलवे कंपनी इरकॉन के लिए भागीदारी की संभावनाएं खुली हैं। जाहिदान रेल नेटवर्क के जरिए भारत एक इंटरनेशनल रूट तैयार कर लेता। अफगानिस्तान से लेकर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक भारत की कारोबारी पहुंच होती, लेकिन अब यह मुश्किल हो गया है। ईरान के इस एक तरफा फैसले की एक वजह चीन के भारी भरकम निवेश को माना जा रहा है। ईरान और चीन ने 30 लाख करोड़ रुपए के व्यापार और सैन्य सहयोग समझौते किए हैं। खबर है कि चीन ईरान में एयरपोर्ट, हाई स्पीड रेलवेज और 5G टेलीकम्युनिकेशन को विकसित करेगा। ईरान का ग्लोबल आइसोलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ईरान एक बहुत ही असुरक्षित तरीके से अपने आप को महसूस करता है और ईरान अपने आइसोलेशन को और अपनी असुरक्षा को जो है कम करने के लिए अब वो चाइना के साथ अपने संबंधों को लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। चीन का ईरान में निवेश भारत को घेरने की कोशिश का हिस्सा है। पाकिस्तान उसके इशारे पर पहले ही चलता है। बांग्लादेश और म्यांमार भी चीनी निवेश के तले दबे हैं। नेपाल सरकार भी चीन के इशारे पर भारत विरोधी एजेंडे पर चल रही है और अब ईरान में चीन का पैर जमाना भारत के लिए सही संकेत नहीं है। पहले नेपाल, अब ईरान।